नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और आज टक्कर के एडिशन में पब्लिक डिबेट हम करेंगे और इस पब्लिक डिबेट में हम सीधे तौर पर बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। तो सीएनबीसी आवाज के पब्लिक डिबेट में आज बात होगी बिहार के चुनावों को लेकर। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। चुनाव की घोषणा के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में पहली रैली थी और इस रैली से पहले पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे और इसके बाद चुन चुन कर विपक्षी गठबंधन पर प्रहार किया। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार पर भी डोरे डालने का प्रयास कर रहा था, तो आज नीतीश कुमार ने भी महागठबंधन को दो टूक जवाब दे दिया। जानते हैं 2 बार गलती हुआ था, हमने तो देखा सब गड़बड़ है उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा, कोई इधर से उधर नहीं। इसके बाद तेजस्वी ने भी नीतीश कुमार को जवाब दिया और चुनाव में बाहरी वाला एंगल लेकर आ गए। लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, होने से होने उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। बिहार में एक और मुद्दा गर्म है। यादव समाज से आने वाले तेजस्वी को सीएम फेस बनाया गया। मल्लाह समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया गया। अब ओवैसी की पार्टी कह रही है कि विपक्षी महागठबंधन मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? तो आज बिहार चुनाव के बढ़ते तापमान पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए आज की बहस का एजेंडा क्या है उससे आपका परिचय करा देते हैं। विपक्षी गठबंधन के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है, पहला एजेंडा। क्या कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के आगे पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं क्योंकि 19 सीटों वाला सानी डिप्टी सीएम हो रहा है और 61 सीटों वाली कांग्रेस को कोई पद नहीं है? तीसरा महत्वपूर्ण, क्या एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हैं? और आज हम एनडीए के 2 घटक दलों को इसमें आमने सामने खड़ा करेंगे। और मेरे साथ जनता जनार्दन है, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ तमाम प्रवक्ता नेता मौजूद हैं, एक्सपर्ट मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। प्रदीप भंडारी का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शोएब जमाई नेता एआईएमएम और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार, एके वाजपेयी एनडीए के घटक दल महासचिव एलजेपी। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता और सीनियर लीडर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो प्रदीप भंडारी, शुरुआत आपसे करते हैं, 50 सेकंड का वक्त आपका है। क्या तेजस्वी के ऐलान ने गेम को बदल दिया या फिर आप मुसलमानों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं?
अमीश जी, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद हम ये सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, वोट भी बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार की लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं और वो जंगल राज की लेगेसी है। ये देखिए, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, जिसके समर्थक कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो वो सिवान और बिहार को जला देंगे। ऐसे लोगों को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वापस से जंगल राज की स्थिति में जाना चाहते हैं। बिहार का युवा जानता है उसको जंगल राज नहीं, सुशासन वाले 14% ग्रोथ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहिए। इसीलिए इनके ऐलान के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमीश जी, आप राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, जब से तेजस्वी यादव का नामांकन को अनाउंस किया है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है तेजस्वी यादव को बुलाते हुए। तो कांग्रेस और आरजेडी ग्राउंड पे आपस में लड़ रही है, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया और कहा कि बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है, और सीधे तौर पे बोला है कि विपक्षी तो जननायक की भी उपाधि चोरी करने में लगे हैं। आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर के प्रति चिंता जाहिर की है, कोई मुझे ये बता दे कि अब से पहले मोदी जी के नाम मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम कब सुना गया था। कर्पूरी ठाकुर इस देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों के नेता माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था, और जब आरक्षण लागू किया था बिहार में, तब इन्हीं की पार्टी जो जनसंघ होती थी उस समय, आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने नारे लगाए थे भद्दे भद्दे, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लेके बाल बनाओ। ये इनकी सोच पिछड़े और दलितों के प्रति है। आज मोदी जी अगर बिहार में जाकर कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं तो ये हर नागरिक महसूस कर रहा है कि ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, क्योंकि बिहार का 85% पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकजुट होकर एनडीए की सरकार को हटाना चाहता है। लेकिन जिनका सहयोग आप कर रहे हैं वो भी तो कहते थे भूरा बाल साफ करो, जिनका सहयोग आप कर रहे हैं। माननीय लालू यादव जी ने कभी ये शब्द नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। ये उनके एक मंत्री ने सफाई दी थी एक मीटिंग में कि बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उसी की क्लिप काटकर बीजेपी ने चला दी। लालू यादव ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि भूरा बाल साफ करो। ये फर्जी आरोप है उनके ऊपर। और ये नहीं, जो लोग जी आप बोलिए, लालू यादव की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनसे चिढ़ते हैं, वो लालू यादव के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं। आपने कहा सबसे भ्रष्ट परिवार का आरोप तो सिद्ध हुआ लालू यादव, आपने कहा सबसे नहीं, आरोप तो तब सिद्ध होंगे अगर मोदी जी के कई कामों के हम जांच की मांग कर रहे हैं। अरे पर कन्विक्शन मोदी के राज में नहीं हुआ, लालू यादव का कन्विक्शन मोदी के राज से पहले हो गया। मेरी बात तो सुना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जैसे पीएम केयर फंड है, जैसे राफेल का सौदा है, अगर इनकी कोई जांच करेगा तो ये लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन जांच कौन करेगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जांच होगी। अमीश जी, इन्होंने बोला महान कर्पूरी ठाकुर जी की बात हमने कब करी? भारत रत्न महान कर्पूरी ठाकुर जी को देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और ये पहली बात। दूसरी बात, 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने थे, दोनों बार जनसंघ ने समर्थन करा था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है जो जननायक राहुल गांधी को कहती है, तो कांग्रेस बता दे जननायक बिहार का सिर्फ एक ही है, महान कर्पूरी ठाकुर जी। क्या राहुल गांधी जननायक है कि कर्पूरी ठाकुर जी है? क्या राहुल गांधी जननायक है या कर्पूरी ठाकुर जननायक है? अमीश जी, क्योंकि कल से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है, तो सभी दर्शकों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। और आपको एक मजेदार बात बताते हैं, सभी बोल देते हैं भाई छठी मैया की जय। तो सबसे मजेदार बात क्या है, छठ के पर्व की शुरुआत जो होती है वो जो अस्ताचल सूर्य होता है, जो डूबता हुआ सूर्य है, उसको अर्घ देकर होती है। तो बिहार के अंदर जो डूबता हुआ गुंडा गठबंधन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि उनके पास चेहरे के नाम पर कौन है जी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो जो सदन के अंदर महिलाओं के बारे में जो बोलते हैं वो इस मंच से मैं बोल नहीं पाऊंगा। सदन के बाहर अपनी रैली में महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं। तो जिनकी विकृत मानसिकता है वो इन गठबंधन के चेहरे हैं। उसके बाद जो दूसरा चेहरा ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भाजपा के पास है, वो 7वीं फेल, नकली पीएचडी लेकर घूमने वाले और नरसंहार के आरोपी ऐसे एक व्यक्ति को बनाया गया है। तो सामने आपके एक ऐसा गठबंधन जिसके अंदर सब कुछ डूबता जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन जिसने 17 महीने के अंदर उगते हुए सूरज की
पहली किरण दिखाई थी। लेकिन छठ में पूजा डूबते हुए सूरज की होती है। जी बिल्कुल होती है। देखिए अब आप देखिए ये है बिहार में। बिहार में कुछ तो अलग है अमीश जी, बिहार में कुछ तो अलग है। और जननायक वाले सवाल पर आप कन्नी काट रहे हैं। नहीं मेरा आपने देखिए इतनी शानदार टोपी डाली हुई है, इसके लिए आपका साधुवाद। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जननायक कौन है पब्लिक के सामने, राहुल गांधी या कर्पूरी बाबू? बताइए जवाब। अमीश जी, वैसे तो ये टोपी नहीं, ये मिथिला का पाग है। बिल्कुल। और ये मैंने इसलिए आज पहना है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश से गई हुई एक महिला विधायक जो वाचाल है, उस वाचाल महिला विधायक ने इस पाग का अपमान किया, इस पाग को फेंका। और ये वो पाग है जो मिथिला में अपने पाहुन को, अपने गेस्ट को दिया जाता है ऐसा सम्मान, क्योंकि मिथिलावासी सहिष्णु हैं, उनको छोड़ दिया गया। अगर उस वाचाल महिला विधायक ने यह गलती पंजाब में की होती, किसी हमारे सिख भाई के अगर पगड़ी पर हाथ डाला होता, तो सोचिए उसका क्या बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछा हूं, जननायक कौन है? फिर आप कन्नी काटते हैं। तीसरी बार सवाल, देखिए ना, जननायक कौन है, कर्पूरी बाबू या राहुल बाबू? जवाब जी, कर्पूरी ठाकुर या राहुल गांधी? सीधा सवाल। अमीश जी देखिए ना, जननायक कौन है मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने बिहार के अंदर 26% आरक्षण की बात की थी, उस बात जो इनको पसंद नहीं आई, तो अप्रैल 1989 में उनकी सरकार को गिरा दिया। उन कर्पूरी ठाकुर जी को तो जननायक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब हमने कास्ट सर्वे कराया और उसके बाद हमने भाई साहब, मैं सवाल बड़ा सरल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर जी जननायक है, राहुल गांधी जननायक है? जवाब दीजिए ना। अमीश जी, आप जलेबी बना रहे हैं, राहुल जी बड़ी सुंदर जलेबी बना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने वाले राहुल गांधी भी उन्हीं की तरह जननायक है। जननायक है उन्हीं की तरह, बिल्कुल है। ये बड़ा है के अंदर राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर की तरह जननायक है। जवाब प्रदीप भंडारी का जवाब जरूरी है, AK वाजपेयी का जवाब जरूरी है। ये बिहार का अपमान है अमीश जी। बिहार का जननायक सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे। कोई भी किसी के आदर्श पे चले, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी थे। और एक 10 सेकंड बाद कंप्लीट करूंगा। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी, महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किया था, उसके साथ अलायंस क्यों किया? अगर वो ऐसे आदर्श पे चले, गांधी के विचारों पर जो लोग चले वो राष्ट्रपिता हो जाएंगे? बताइए, जो गांधी के विचारों पर चलेगा, यहां सब लोग गांधी के विचारों पर चलने को तैयार हैं, सब राष्ट्रपिता हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भी जननायक ना। आप बताइए। वॉक द टॉक करते हैं। हमने जब कास्ट सर्वे कराया, हमने 65% आरक्षण की बात की, हमने उसको 9 शेड्यूल में लाने की बात की, लेकिन जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात इनको राहुल गांधी भी जननायक, राहुल गांधी की बात भी पसंद नहीं है। आज देश में दलित पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी की बात पे 5 ही सेकंड लूंगा। एक बात पे बोलने पहले, फिर ओके बात पे जननायक हो गए राहुल गांधी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप गलत गठबंधन के साथ चले गए। इसी को कहते हैं सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल है। कहां जननायक कर्पूरी ठाकुर और कहां राहुल गांधी? कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया है जो उनके बराबर में आप उनको खड़ा कर देंगे? नीतीश बाबू ने जरूर काम किया है, 65% रिजर्वेशन दिया है। ईबीसी को 25%, ओबीसी को 18%, एससी को 20%, एसटी को 20%। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि मामला हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और हमें उम्मीद है कि वहां से वो क्लियर होके आएगा। तो जननायक राहुल गांधी हो जाएंगे, ये बड़ा हास्यास्पद है। हाँ, एलओपी है, आप उनकी तारीफों के पुल बांधिए, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। बिहार में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल से राहुल गांधी में आपको जननायक क्यों नहीं नजर आता? दो को एक काम ये बता दे मुझको, राहुल गांधी का कौन सा ऐसा काम किया? भाटी बताएंगे? नहीं, राजकुमार भाटी भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन हम उनकी बात से सहमत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल बिहार का है। बिहार के लिए, देश के लिए क्या किया? मेरा सवाल तो ये है, जब ये दूसरा चाणक्य बना सकते हैं, जब दूसरा लौह पुरुष बना सकते हैं, तो दूसरा जननायक क्यों नहीं हो सकता? कोई जरूरी है जननायक एक ही हो? जननायक 4 भी हो सकते हैं। जिसके अंदर योग्यता है, जो जनता की बात कर रहा है, वो जननायक है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। इतिहास लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं इस देश के जिन्होंने 2000 किलोमीटर पदयात्रा की है। काम करके कोई खाली से जननायक हो जाएंगे क्या? आप इतना समझदार? एक सेकेंड, ओके, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी हमारे मित्र भी हैं और बहुत समझदार प्रवक्ता भी हैं। ये कह रहे हैं कि पदयात्रा करिए इसलिए वो जननायक हो जाएंगे। कमाल कर रहे हो आप। राहुल गांधी अमीश जी, जो विदेश की धरती पे जाके
इस देश के देखिए, टुकड़े वो टुकड़े बोलते हुए करने की। मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं राजपाल भाटी बोलते हुए मुस्कुरा भी रहे हैं। अब वो मुस्कुराएंगे, उनका हक नहीं, है, मैं उसमें क्या दिक्कत मुस्कुरा। है, लेकिन बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, मुस्कुरा क्योंकि तो- इनके लिए जननायक अगर ये होंगे। एक शोएब जमाई का भी, शोएब जमाई, राहुल गांधी जननायक हैं आपकी राय के अंदर? नहीं, देखिए, अगर विधायक तोड़ के और बेईमानी करके चुनाव जीतने से जैसे कोई चाणक्य नहीं हो जाता, चाणक्य ओरिजिनल थे, वो ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही जननायक बनने के लिए बड़े आंदोलन और देश में एक बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी किस्म का अपमान है, बल्कि कांग्रेस के समर्थक मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की सीरियसनेस नहीं है। अगर वो वाकई क्या नहीं में, है राहुल गांधी जी की? मैं बता रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी वाकई में बीजेपी को हराने में सीरियस होते तो इतना बड़ा चुनाव देश भर में, पूरी चर्चा से बिहार चुनाव की हो रही है, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? क्या कोलंबिया से वो जूम पे कॉल करने से, तेजस्वी जी से बात करने से मसले हल हो जाएंगे? मैं अभी, आप कह रहे थे कि भाई टोपी पहने हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी बिहार के लोगों को टोपी नहीं पहनाएंगे। वो अगर सीरियस हैं तो वो भारत आए, आपको राहुल गांधी सीरियस बिहार नहीं में लगते? चुनाव लड़े, बिहार ये में चीज- जाए, बिहार के लोगों से मिले। इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं टिकट बंटवारे के, राहुल गांधी जी कोलंबिया में बैठ के जूम कॉल कर, अरे क्या है, आपको विदेश उन्होंने मंत्री कॉफी भी है, बनाई आप वहां पर। सरकार में हैं, आप विदेश मंत्री हैं, क्या है, ना डिप्लोमेटिक कोई इशू है, ना स्ट्रैटेजिक कोई इशू। एक विपक्ष का नेता कोलंबिया में क्या कर रहा है, क्या उसका लेना देना देश की राजनीति से? तो ये सीरियसनेस है। और फिर मैं सवाल पूछूंगा तो कह दीजिए मैं सांप्रदायिक। अगर आपके पास लॉजिक है, तथ्य तो जवाब दे दीजिए कि इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप राहुल बीजेपी गांधी को हराना non-serious चाहते होके तो क्यों घूम अमीर जी देखिए, बहुत छोटी सी जवाब, बात, जवाब। मैं इनकी बात पे भी जवाब देता हूँ, वाजपेयी जी की बात पे भी इनकी देता बात का जवाब पहले। पहली बात तो ये, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया है कि वो जननायक हो जाएंगे। इस देश में जब जब कोई काला कानून आता है तो देश की जनता के साथ खड़ा हुआ वो राहुल गांधी दिखता है, उसके बाद बाकी लोग लाइन में आते हैं। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है उस आदमी ने, इसलिए वो जननायक हो जाता है। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा इस चुनाव का, जो चुनावी सीरियस है, सीरियस नहीं है वो। इनको मेरे ख्याल से चश्मा जो है वो शायद इनको भी नारंगी लग गया है, क्योंकि इनको यह समझ नहीं आया कि जहां से इस चुनाव की शुरुआत जवाब हुई, आएगा वहां से। वो शुरुआत हुई उस 17 दिन की यात्रा से, वोटर अधिकार, जहां पर वोट चोरी हो रही थी, हमारे दलित जवाब, पिछड़े जवाब, जवाब, मुस्लिम जवाब। भाइयों के वोट को काटा जा नारंगी रहा था। चश्मा है आपका। और उसकी सबसे पहली आवाज राहुल गांधी ने उठाई। मैं राहुल गांधी जी का चेहरा कांग्रेस से इस्तेमाल किया पूरे बिहार में। आप कहते हैं जी मुसलमान जो है हमें वोट दे ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। आप इतने बड़े चुनाव में जब इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जब नामांकन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी नीतियां बनती है, ऐसे समय में पूरे चुनाव से राहुल गांधी जी का पिछले 10 दिनों से गायब रहना, और वो भी कोई यूरोप और अमेरिका की यात्रा पे नहीं, कोलंबिया जैसे, हुलुलुलु जैसे देशों से हमारा क्या लेना देना। और एक विपक्ष का नेता का क्या स्ट्रेटेजिक वहां पे इंटरेस्ट, कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो हमें भी बताइए, हमें भी साझा कीजिए साहब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोलंबिया जाने का इस वक्त कोई जवाब है तो मुझे आपका बताइए। चश्मा नारंगी है। हमारा सुनिए ना, चश्मा अमीर नारंगी जी, है। बोला क्या आरोप लगाया गया? हमारा अगर चश्मा नारंगी है तो इनका चश्मा जो है ना टूट चुका है, ये हकीकत देख नहीं पा रहे हैं। हकीकत यह है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप अब मेरे पास आए तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं अपनी बात अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पिछले कई सालों से बिहार में ये बनाया जा रहा है MY समीकरण। MY समीकरण की असल हकीकत अब खुल के आई है। मल्लाह प्लस यादव, मुस्लिम प्लस यादव नहीं, मल्लाह प्लस बेटे को अगर यादव है। CM बनाने की बात की तो आपके पेट में बड़ा दर्द हो गया। नहीं, मुझे क्यों पेट में दर्द होगा? क्यों मुसलमानों कहां जाएगा? पिछड़ों के साथ नहीं, मुसलमान कहां जाएगा? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दरी बिछाएगा? आप बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने, मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब की नहीं, प्रेस तो फिर आप कॉन्फ्रेंस नहीं सामाजिक देखी। न्याय की बात क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय वही होगा सामाजिक न्याय जब कैसे और होगा? उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आबादी का अनुपात के हिसाब से कैसे हिस्सेदारी तय होगी? कैसे तय होगी? आप ही कहते थे। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हम आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। यह है हिस्सेदारी? ये है क्या? क्या हिस्सेदारी है? बताइए, देखिए, जवाब दीजिए आप इसका। बिहार के अंदर 36% जो आबादी है वो अति पिछड़े समाज की है। उस समाज में से भी जो हाशिए पे मल्लाह कम्युनिटी है, वहां का सन ऑफ मल्लाह जब आगे बढ़कर आता है, अपनी मेहनत से लोगों के बीच में अलग जगाता है, और उस मल्लाह के बेटे को अगर आज हमारा गठबंधन कह रहा है कि मल्लाह समाज का वोटर तो यहाँ इन लोगों को दर्द हो रहा है। हमने तो सीधा सीधा कहा
हम तो कहाँ सबको गए? साथ सहनी लेकर जी के पिछले- समावेशी पार्टी है। भाई सुनिए। हम लोग तो दलित, पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े सबके साथ खड़े और ओके, सवर्णों ओके। के साथ भी सहनी खड़े। जी और के इसीलिए राहुल कहाँ गए हम पिछले लोगों बार? की कह रहे जब राहुल, सरकार वो कह रहे बनेगी- अगर हमारा चश्मा नारंगी है तो आपका चश्मा टूटा हुआ है जो राहुल गांधी में जननायक ढूंढ रहा है। देखिए ना, वो नॉन सीरियस है। देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी अब नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनको ये समझ नहीं है कि जब देश वो कह रहे नॉन सीरियस है नहीं राहुल नहीं गांधी। सुनिए, इन्होंने क्या कहा कि वो वेनेजुएला टाइप की इकोनॉमी में, हुलुलुलु टाइप की इकोनॉमी में क्या करने गए। इनको ये समझ तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की जो लेगेसी है वो जॉबलेस इकोनॉमी की है, जिसको ये ग्रोथ की बात करते हैं। उस जॉबलेस ग्रोथ की इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कोलंबिया में क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है? विदेश मंत्री का इंटरेस्ट होगा। नहीं सुनिए, कुछ कहना है, एक सेकेंड। कांग्रेस का क्या डिप्लोमेटिक अलायंस हो सकता है कोलंबिया से? कुछ भी नहीं, एक सरकार का होता है। अगर कोई विदेश मंत्री होता मैं मान सकता था। कोई स्ट्रैटेजिक बात होती डिफेंस की, टाइप की। कोलंबिया से हमारा कौन सा, ना किसी डिफेंस में टाइप है, ना इंटरनेशनल ट्रेड में कोई टाइप है। अरे भाई यूरोप और अमेरिका जाते तो मैं कह भी सकता था कि मिडिल ईस्ट गए या कहीं पर गए, लेकिन आप चुनाव के ऐसे मौसम में जब अगर आप गायब रहते हैं और फिर मुसलमानों को कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट दो, तो पहले आप तो सीरियस हो जाइए जनाब। क्या बीजेपी को हराने का सीरियस नहीं लगते? बीजेपी को हराने का ठेका खाली मुसलमान राहुल गांधी आपको सीरियस नहीं लगते? इज काइंड ऑफ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। उनको हर चुनाव या हर एक पदयात्रा के बाद एक लंबी ब्रेक चाहिए। बीजेपी जहां आप कहते हैं हमारी विपक्षी पार्टी है, हम घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक तरफ तो लोग 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं और आप यहां से ये क्या बोलते हैं सावन की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर गायब, फिर उसकी पॉलिटिक्स करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में गायब, फिर विंटर वेकेशन। अरे आप पॉलिटिशियन है, 50 साल के, कोई स्कूल के बच्चे नहीं है कि हर 2 महीने के बाद आपको विंटर वेकेशन चाहिए। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे थोड़ी है कि छुट्टी हर वक्त चाहिए। देखिए ना समझ को समझाना मुश्किल ये है, ना समझ है, लेकिन समझदार जनता को मैं बता देता ये हूं ना कि समझ है। जब विदेश जाते हैं राहुल जी और वहां के देश के व्यापारियों से, पॉलिटिशियन से मिलते हैं तो कितने बात ना क्या, समझ है ये तो बताइए। वो छोड़िए ना, उनकी नासमझी पर डिबेट नहीं है ना, देश को हम ये समझा आप देते ही ने बोला ना समझ है। अरे तो इसीलिए तो हम उनको छोड़ रहे हैं, ना समझ को समझा के करेंगे क्या? ना समझ है आप अमीर जी मेरी बात पूरी हो जाने नए नए कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं, हमने 10 सालों में इनके जैसे हजारों प्रवक्ताओं को झेला है। कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करता हूं, आप अपनी बात कीजिए। राहुल गांधी जी कोलंबिया क्यों गए इसका जवाब दीजिए बस। वैसे तो मेरे बारे में शायद इनको मालूम नहीं कि मैं कितने समय से प्रवक्ता हूं। बहरहाल जब वो कोलंबिया जाके वहां के इकोनॉमिस्ट, वहां के पॉलिसी मेकर से मिलते हैं तो इस देश के अंदर जो जॉबलेस इकोनॉमी की बात मैं कर रहा था उससे कैसे पार पाया जाएगा, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, प्रोसेसिंग इकोनॉमी में लाया जाएगा, उसकी बात करने जाते हैं। अच्छा, बिहार के चुनावों में आप कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ रहा है। राहुल गांधी बिजी है इमरती बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए। 30 दिन से बिहार नहीं गए, क्या ये सीरियसनेस है? बताइए। ये राहुल गांधी का ये सोशल मीडिया पे ये इमरतियां बनाएंगे, ये जाके ये इमरती बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, ये सीरियसनेस है बिहार के प्रति? एक बार भी पिछले 30 दिन के अंदर बिहार नहीं गए और ये बिहार की जनता से बात करते हैं। टूरिस्ट पॉलिटिशियन कोलंबिया में बताता हूं क्यों गए थे। जो व्यक्ति ये बोले 10,000 सीसी की बाइक होती है, 10,000 किलो की बाइक होती है, ये इनकी इकोनॉमिक नॉलेज, ये क्या बात कर, जिनको बाइक और कार के बीच का वेट नहीं पता, ये ना बता इकोनॉमी जिनने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। आज IMF कह रहा है सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की हो रही है, इसीलिए इनको चिढ़ेगा। राहुल बेरोजगार है मतलब देश बेरोजगार नहीं है। ओके, राहुल बेरोजगार है तो देश बेरोजगार नहीं है। सतीश के सिंह 30 सेकंड में आपको मौका देता हूं, आपकी शुरुआत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बिहार के चुनाव में ये जो घोषणा करी है डिप्टी सीएम और सीएम की, इसने बवाल मचाया है या सवाल खड़ा करा है? देखिए, पहले तो ये है कि ये घोषणा तो हो गई, चेहरा तो मिल गया, दूल्हा तो मिल गया। यहां तो दूसरे तरफ का जो दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ा के घोड़ी को ही नीचे से दौड़ा दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। घोड़ा दौड़ रहा है, पता नहीं, एक मिनट रुकिए। अगर हो सकता है उसी घोड़े को पकड़ने के लिए AIMIM जैसी पार्टियां दौड़ लगा रही हैं। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि AIMIM जो भी है वो जो भी नहीं है पार्टी है, दुल्हन किसकी है पता ही नहीं चलता है। आपको एक बात बताओ, आपने विदेश का दौरे का उठाया, विदेशी दौरे का उठाया, ये सही है कि राहुल गांधी गए विदेश, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद विपक्ष के नेता को विदेश नहीं भेजा गया, माननीय ओवैसी जी को भेजा गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुल्हन कौन, किसका?
ओके, आप किसकी बिहार दुल्हन में हैं? दूल्हा नहीं मिल रहा है। ओके शौर्य भाई, आप दुल्हन किसकी हैं? राहुल गांधी जी को डिफेंड करते हुए दुल्हन की बात मत करें। राहुल गांधी जी अभी कवारे हैं, जब दुल्हन आ जाएगी तो बात कीजिएगा। सतीश के सिंह बोलिए। देखो आपने बताया नहीं आप दुल्हन किसकी हैं, सतीश के सिंह ने पूछा। अभी ये खुद ही तय नहीं कर पाए। अच्छा देखिए, आज तलाश आप जारी फंसे है। पड़े हैं। तलाश ये सुनिए, अरे सुनिए, ये पर्दे में दुल्हन है, समझे? दुल्हन अपना जब चेहरा दिखाएगी ना, जब लोगों को तब तक दिखेगा, तब आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कहां जा रहा है, क्यों जाता है और कब जाता है और फिर लौट आता है। आज आपको रगड़ने के मूड में है ये लोग। नहीं, सुनिए, हैदराबाद में अभी जुबली हिल्स में एक कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है। उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को एमआईएम ने सपोर्ट किया, बल्कि उनके नॉमिनेशन में भी ओवैसी साहब। अच्छा, आप कांग्रेस की दुल्हन है? सुनिए, मौजूद रहे। मेरे को ये बताइए, निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? बार बार निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं भाई, हम कहाँ दे रहे हैं? आपने तो बोला खुला भाई, कि राजद निकाह करने का ऑफर तो यही दे रहे हैं। आपने राजद और निकाह कांग्रेस को करने का निवेदन ऑफर किया यही दे रहे हैं कि हम इस स्वयंवर में आना चाहते हैं। अमीश भाई देखिए ना, हैदराबाद के जुबली हिल्स चुनाव का जिक्र कर दिया। जब हैदराबाद में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वहां कोसी में जाके किसके लिए काम कर रहे हैं, पूछ लीजिए। ये इनको समझ में नहीं आता। अरे भाई, हैदराबाद में आपके मुख्यमंत्री जो है एमआईएम पार्टी के बगैर एक कदम नहीं चलते। आप यहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में, यहाँ से गले में हाथ डाल के आप यहाँ से बातें करते हैं, और फिर यहाँ बिहार में कहते हैं कि जी ये तो बी टीम है। अरे भाई, तो बी टीम है तो तुम यहाँ से तेलंगाना में क्यों साथ हो? अरे आप किसकी बी टीम है, किसकी दुल्हन मतलब हो, मैं सब कमाल मुझे की बात, पता अरे है। किसी की तो टीम है आप, ये तो बात पक्का है। मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ, किसकी टीम है मैं बता रहा हूँ। सारे निशाने आज आप ही की तरफ हैं। हम टीम है देश के पिछड़े समाज के लोगों का, जो वॉइसलेस हैं, जिनको सिर्फ आज तक राजनीतिक मनसब के लिए इस्तेमाल किया गया। उन मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज है जिनको सिर्फ दरी उठाने के लिए, झंडा उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया और राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा गया। हम उनके यहां से असल में खेवनहार है, हम उनके लिए यहां से राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों के तिरस्कार का इतना ही शौक है तो कह दें कि ये मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, कह दें कि मुस्लिम समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। बता देना, ये बोल बोल के ही तो खा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, ये बोल बोल के खाते हैं। जब ये कहते हैं कि इनको दरी बिछाने का काम है, जब ये तेलंगाना में रहे, ये क्या नाम था उनका, केसीआर, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अरे उनके साथ इतना लगे रहे, वहीं ले लेते डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यही वहीं कुछ ले लेते। ये पता नहीं पंडुबी की तरह कहां से कहां चले जाते हैं और दूसरे जगह बवाल काटे। 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछा रहा है। ये शौकत अली है जो एआईएम के यूपी के चीफ है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान को दरी बिछाने के लिए सपा और आरजेडी ने रखा हुआ है। शोएब भाई साहब ने पूछा कि आप किसकी टीम हो, उन्होंने कहा हम पिछड़े वर्ग की टीम है, पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब एक महापिछड़े व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द है, ये कैसी पिछड़े वर्ग की टीम है। दूसरी बात, हम इन्हें बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? अभी तक की डिबेट में उन्होंने जो निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर साधा है, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, तो इन्हें किसकी टीम माना जाए? उनकी नाराजगी है तीसरी ना पूरी पार्टी की। तीसरी बात, ये हम इन्हें और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू इसलिए कहते हैं कि ये हिंदुओं को ऐसे कह के भड़काते हैं कि विपक्ष ने सारा काम मुसलमानों के लिए किया है, और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इन्होंने, विपक्ष की पार्टियों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अब कौन से की बात सच है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, प्रदीप भंडारी, अगर ये हमारी बी टीम होती तो भाई काहे बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ में अलायंस करने के लिए गए? कांग्रेस से अलायंस कर लो, कांग्रेस से अलायंस करे। जब कांग्रेस की सरकार थी अमीश जी केंद्र के अंदर, काहे इन्होंने समर्थन दिया? काहे असदुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के लिए पूरी की पूरी तारीफ कर रहे हैं? ए टीम ये, बी टीम ये, इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पड़ी है, हमें देश के और गरीब की पड़ी है और बिहार के पिछड़ों की पड़ी है। और ऐसे सतीश जी, ये मनोहर बोलना चाहता हूं भाई, मनोहर कहानियां मत सुनाइए। प्रदीप बीच में 1 मिनट देखिए, 80-20 का नारा, बटोगे तो कटोगे का नारा, क्या गलत है बटोगे तो कटोगे में? रुकिए, बीच में नहीं, रुकिए, आप बीच में अरे ना, सुनने की क्षमता, अरे आप भी तो बोले मुझे। बटोगे तो कटोगे का नारा, तो जो बटे हुए 20 का नारा सुनिए। पिछले 5 में भाषण पूरा का पूरा सुना हूं नीतीश कुमार का, समझे?
उसमें कई बार वो कम से कम 8-10 मिनट मुसलमानों के लिए ये किया वो किया वो किया। इन लोगों का कुछ पता ही नहीं है ना। बताइए, मुसलमान मुसलमान करते रहते। अरे भाई ये तो बताओ। अरे हम करते हैं, आप वोट बैंक का इस्तेमाल करते हो। आप तो में यही फर्क है, आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बात करते हो, हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। पहले हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, इसीलिए 80-20 का नारा लगाते हो। तो होगा, इसीलिए वो बटेगा, वो कटेगा, स्वाभाविक है। इसीलिए क्या, अरे भाई अफगानिस्तान में हम बटे कटे, पाकिस्तान में हम बटे कटे, हो या नहीं हो? बटोगे कटोगे के नारे के साथ हो या नहीं हो? अरे एक चीज बताइए, अगर हिंदुस्तानी बटेगा तो कटेगा नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ? अरे हिंदुस्तान के बटने की बात एक बात तो सतीश के सिंह बिल्कुल स्पष्ट है कि ओबीसी के अंदर क्या सिर्फ यादव ही आते हैं, सवाल पूछा जाएगा। पिछड़ों में सिर्फ क्या यादव ही आते हैं, सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं आता। और एक ही परिवार आता है, सवाल पूछा जाएगा। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, क्या एक ही परिवार आता है? अगर यादव है तो वो यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार से सीएम होगा, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से सीएम होगा। आपसे एक सवाल पूछ देता हूं। अरे अमीश जी, आप ही से सवाल पूछ देता हूं जी। पिछले साल तक पूरे देश में यह नारा लगाया गया भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार द्वारा कि अगर जाति की गणना होगी तो देश में विभाजन जैसी स्थितियां पैदा होती है। ये लोग विभाजनकारी है, एनार्किस्ट है, मार्क्सिस्ट है, अर्बन नक्सल है। अब जब ये गिन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब ये जब गिन रहे हैं तो क्यों गिना? क्यों गिना? अमीश जी, क्या इनकी पार्टी में ओबीसी का गिनती होगा क्या? सबकी गिनती हो रही है। से आया हुआ यादव अगर नहीं है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है? क्या इनकी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा यादव चेहरा बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा गांधी वाड्रा परिवार के अलावा कोई चेहरा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये ओबीसी की भी बात नहीं करते, सिर्फ परिवारवादी है ना, ये यादव की बात करते हैं। अमीश जी एक इन्होंने सवाल किया कि बिहार और यूपी में ओबीसी में यादव ही क्यों आ गए? वो इसलिए आगे है क्योंकि इनकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, इनकी घोर जातिवादी नीतियों के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ सबसे मुखर होकर यादव लड़ता है। सबसे ज्यादा उसका जो नुकसान उठाता है वो यादव उठाता है, सबसे ज्यादा मुकदमे यादव झेलता है। इसलिए नेतृत्व भी उनमें से निकल के आ रहा है और संख्या भी उनकी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 9% यादव है। राजकुमार भाटी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसमें, नेतृत्व क्या लालू यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है, मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? ये सवाल है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद हर व्यक्ति को, अब आप बोलना ही नहीं, मैं बोलने नहीं दे रहा। उस संविधान में लिखा था क्या कि लालू यादव के परिवार का पुत्र ही सीएम होगा? लिखा था क्या उस संविधान में? इस तरह की ये तो व्यक्तिगत नफरत दिखाई, व्यक्तिगत नहीं, ये डिबेट का तरीका नहीं है। इनका तरफ से सवाल है। नहीं, आपने जवाब नहीं सुना। नहीं, सवाल है कि अगर एक ही जाति और परिवार की बात होगी तो कैसे माना जाएगा सबका साथ और सबका विकास? जवाब इस बात। अगर आप एंकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विषय बदल देंगे। मैं विषय नहीं बदल रहा। आपको जिस व्यक्ति को घेरना है आप उसके खिलाफ ही बोलते रहेंगे, उसके पक्ष सुनेंगे ही नहीं। बोलिए ना, मैं उनका प्रवक्ता खड़ा हूं। नहीं बोलिए, तो मेरा जवाब आपको सुनना चाहिए था। बिल्कुल सुनाइए। 26 जनवरी 1950 आपने बीच में ही लपक लिया कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये तो सुन लेते पहले। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो पार्टी बनाए, वो चुनाव लड़े, वो भाषण दे, धरने दे, आंदोलन करे। जो सड़कों पे आएंगे उन्हें जनता नेता मानेगी, जो घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें कैसे नेता मान लेंगे? तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने सारे गरीब गुरबाओं की, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ी है। आप ही तो बार बार अपने चैनल पर चिल्ला के कहते हो कि मुलायम सिंह मुसलमानों का बहुत पक्ष लेते थे। मुल्ला मुलायम सिंह कहती थी इनकी पार्टी उन्हें, आज हमसे कह रहे हो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब आप इस तय कर लो कि आपकी ये बात सही है, शौकत अली कह रहे हैं, पीछे आपके दिखाया मैंने ट्वीट, और आपने जो लॉजिक दिया, आपने बोला कि यही एक परिवार है जो लड़ाई लड़ रहा है एक तरह से। ये मैंने ये नहीं कहा, फिर आप गलत कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, सुनिए, आप हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे जुमले मत बोलिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा हर आदमी आजाद है, कोई भी किसी को रोक रहा है? अगर जनता बैठ के टीवी देख रही है, यही बोला ना आपने, जनता बैठ के टीवी देख रही है तो वो कैसे नेतृत्व कर लेंगे? फिर गलत, आपने बोली है बात, फिर गलत पेश कर रहे हो आप। बोली कि नहीं बोली? आप फिर गलत पेश कर रहे हो आप। किसने सुनी बताइए, किसने सुनी ये बात? अमीश जी, बहुत ही खतरनाक खेल है ये। नहीं, खतरनाक नहीं, बिल्कुल जेन्युइन खेल है। खतरनाक खेल। क्यों खतरनाक? सुनिए, हाँ, नहीं, अब उधर ही बैठिए। मेरा वाक्य क्या था पहले ही सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं भी इन बच्चों से ही पूछूंगा, क्या मैंने ऐसे ही कहा था या ऐसे कहा था? मैंने कहा था जो सड़कों पर लड़ते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो नेता बनते हैं।
जो घर में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें नेता कौन बना देगा? तो सिर्फ तेजस्वी यादव का परिवार लड़ रहा है। जनता टीवी देख रही है, आपने बोला आपने जनता पे ले आए। मेरा काउंटर सवाल है। गलत तरीका। मेरा सवाल वही का वही खड़ा है, क्या तेजस्वी यादव का परिवार ही सिर्फ लड़ रहा है और बाकी कोई नहीं लड़ रहा? सड़कों की अगर बात है तो कमाल की बात है। ओके, ये कितना बड़ा अपमान है यादव समाज का, क्या बाकी के नहीं इनको मिल रहे? कैसी बात कर रहे हैं ये? मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने बनाया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हमने बनाया, क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का बेटा ही लड़ सकता है? क्या लालू यादव का पुत्री लड़ सकती है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ उनका पूरा परिवार लड़ सकता है? बेटा बेटी चाचा चाची साला साली सब परिवार से टिकट दे दो, इनमें से बच्चे को टिकट नहीं देंगे। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बन सकता? मेरे नाम पिता राजनीति में, माता जी राजनीति में, ये भारतीय जनता पार्टी कितना परिवारवादी को मौका देते हैं? आपके जैसे नहीं है। भंडारी का नाम बता दे क्यों? हमारे फाउंडिंग जो है वो भंडारी थे। यही भंडारी क्यों बनाया? बड़ी बात आपने जो बोला वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, और बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है वो स्टेटमेंट। और देश की जनता इसको नोट करे पॉइंट को कि क्या सोच है, ये सोच जानी चाहिए जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि जो बोला गया वैसे का वैसे ही जाएगा। ओके बोलिए। मैं अचंभित हूं, ये क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो चेहरा नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता राजनीति में आने के लिए? क्या अखिलेश यादव का कोई नहीं हो सकता? क्या हो गया है? चला गया है, ये चला गया है, ये चला गया है। जब आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर सत्ता में जब शब्दों से बात ना बने तो शरीर को जब सत्ता से बाहर रहते तो ऐसा होता है, जब सत्ता से बाहर रहते तो ऐसा हो जाता है। मेरी बात एक बात बोलूं, रमेश जी, क्या लालू परिवार के अलावा कोई यादव इनका चेहरा लड़ नहीं सकता? मोहन यादव कौन है? कहा है आपने, कब बना है? जब से इनकी पार्टी फाउंडिंग है कब बन गए? बता दो एक बात। तो आप देखिए, आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है, बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि ये मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है, इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास, उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया, तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने और आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये परिवारवाद है या नहीं है? ये परिवारवाद है या नहीं है? कितना बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, तपस्या करी है, तब जाके वो संत बने, तब जाके वो योगी आदित्यनाथ जी महंत बने। ऐसे नहीं होता। क्या बात कर रहे हो आप? ये आप इसी ये सोच है, यही सोच है समाजवादी पार्टी की, जो कहती थी कि भाई वो बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, ये इनकी सोच है। इतनी मठाधीशों से नफरत है। ओके, चर्चा को अपने परिवारवाद को डिफेंड करने के लिए इसी विषय पे बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन देना ये भंडारी जी जवाब देते हैं। दिया मैंने अपने भतीजे को पूछा, भंडारी को मुझे याद में आता है कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता रमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के। ओके बोलिए। मैं एक लाइन बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित चेहरा था, लेकिन जो ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम वहां रहना चाहिए एनडीए नहीं, वो इनको नेशनल परिवार अलायंस नाम रखना चाहिए। ये पासवान जी, रामविलास जी के बेटे, और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये परिवार वाले नहीं है तो और क्या है ये? और मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं इधर जा ही नहीं रहा हूं। इनको मिलते कौन? सिंधिया जी, मिला लो बीजेपी में। इनको मिलते हैं कौन? ये आरपीएन सिंह, मिला लो बीजेपी में, है कि नहीं? ऐसे ही परिवार वाले और ये प्रिंस के लोग मिलते हैं जो बीजेपी में आते हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा अलग कैसे है? एक ही बात पे सारे स्टूडेंट लोग बैठे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो इनको सीखना है। पिता के बाद, मृत्यु के बाद बेटा ही उसका हकदार होता है।
इसलिए समझाओ, लेकिन एक इन्हें समझाओ ये बात। आप फंस गए, आप फंस गए, आप फंस गए। बच्चों को समझने दो। मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को नहीं कहता हूं सवाल बेटी नहीं होगी हकदार, बेटा ही होगा। बोला कि बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, पर बेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अपने शब्द को वापस लीजिए आप। ये पितृ सत्ता है। अरे सारी बेटियां खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, फंस जाएंगे आप। जिताएगी तो वो एमपी एमएलए बनेगा या बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो इसलिए कृपया करके इस बहस को यहीं खत्म करिए। बिहार पे आइए, बिहार पे आइए। मजबूरी को समझ रहा हूँ, बिहार मैं पे आपकी मजबूरी को नहीं, समझ रहा कोई हूँ, मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी। हमारे चिराग पासवान की पिता के मृत्यु बाद पार्टी भी तोड़ दी, घर से सामान में बाहर फेंक दिया। किसने? और उस व्यक्ति ने किसने तोड़ा? कोर्ट ने तोड़ा? कोर्ट ने फेंका। मैं तो अरे भैया मैं तो किसने गवाह तोड़ा? हूँ। अरे भैया एक साल तक, एक सेकेंड, किसने तोड़ा? अरे वो जवाब दे रहा हूँ। एक साल तक कोई भी एमपी का मिनिस्टर का बंगला होता है, वो 1 साल तक रह सकते, उसके बाद नहीं रह सकते। हमने उनसे कहा हमें 3 महीने और दे दीजिए, एक साल के बाद। वो हमको मिले नहीं, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी पिटीशन। उसके बाद सामान हमारा बाहर आ गया। हम किसी को क्या लांछन देंगे? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल बिहार जी आपकी तरफ है, सवाल बिहार का है, सवाल बिहार पे। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भेदभाव भाई, ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव, ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई एलिगेशन नहीं, कोई एक सेकंड, आप दोनों आगे आइए, आप दोनों आगे निकल के आइए अपनी अपनी जगह पे। अरे एक सेकंड, अच्छा ये सामान, एक सेकंड, हम इस दर्द में, इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। बीजेपी ने आपके साथ अन्याय किया और बहुत गलत है। सबसे ज्यादा इनके साथ थे एक सेकंड। अच्छा आज तो भेद खोल दीजिए। ये चिराग पासवान के घर का सामान किसने बाहर करवाया था? चिराग पासवान के घर का सामान उनके चाचा ने फिकवाया था। एक सेकंड, चाचा ने अगर पीठ में छुरा घोंप दिया, हम किसको आरोप लगाएंगे? किस पे करेंगे? चाचा को भड़काया किसने? अब ये कैसी बातें हैं? हमारे परिवार के चाचा ने, तुम्हारे चाचा को किसने किया था? ये शिवपाल यादव ने क्या किया था? अखिलेश ने क्या किया था? अखिलेश यादव मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने नाता दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बाद में बेटियों को घर बिठा के बर्तन धुलवाओ, क्या ये सच है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। प्रदीप भंडारी, आप शायद से तथ्यात्मक रूप से नहीं जानते होंगे, बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पे बेटियां सबसे ज्यादा वर्कफोर्स के अंदर है। पुलिस में सबसे ज्यादा भर्तियां अगर बेटियों की कहीं है, बिहार के अंदर है। किसान खेती के अंदर सबसे ज्यादा काम अगर कहीं बेटियां कर रही है, बिहार के अंदर कर रही है। वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में। बड़ी खबर है, सीताराम केसरी बिहार के गर्व थे और कांग्रेस ने बकायदा उनका अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में बोला है सीताराम केसरी दलितों और पिछड़ों का मान थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया। भारत रत्न दिया गया, तो ये क्यों दिया गया? इतने दिन के बाद 11 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, तो इतने दिन में याद नहीं आया। नीतीश कुमार जी को 20 साल में याद नहीं आया। तो ये सब चलता है, राजनीति है, ठीक है, जिसको जैसा सूट करता है वैसा किया जाता है। हाँ, जिस सीताराम केसरी जी को कांग्रेस ने हटाने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, इतने संघर्षशील आदमी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहा करते थे, कभी
अध्यक्ष हुआ करते थे, उसको तो कभी कोई याद करने का काम नहीं किया। आज याद कर रहे हैं तो इसका माने समझिए। सीताराम केसरी का अपमान कांग्रेस पार्टी करती गई आई है। आप ही लोगों ने उनकी धोती खोल के उन्हें बाहर निकाला और अब आप ये सम्मान बातें करते हैं। जवाब दीजिए, ये दलितों पिछड़ों का सम्मान है? अमीश जी, आपको मालूम है सीताराम केसरी किस किस पद पर रहे कांग्रेस पार्टी में? हमारे यहाँ वो कोषाध्यक्ष रहे लंबे समय, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और जितना सम्मान हमने दिया किसी और पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि इतना सम्मान दे देते। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, सुनिए अमीश जी, उनकी धोती खोलकर उनके पकड़ के बाहर निकाला गया। अमीश जी, आप सीधी सीधी बात समझिए, प्रधानमंत्री जी के पास ये जवाब नहीं कि पूरे देश में सबसे खराब जीडीपी की जो हालत है वो बिहार के अंदर है, उसके पीछे की वजह क्या है? बिहार के अंदर माताओं की जो स्थिति है उस पर जवाब नहीं है। राहुल गांधी को घुमा के ले अच्छा, आएंगे मुझे बताइए ना, आज राहुल गांधी उनकी पुण्यतिथि है, इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी की पुण्यतिथि कब मनाई है? ऐसा है, बिहार का चुनाव है इसलिए मनाई है। अमीश जी, आपके पास तो इंटरनेट है ना, अपने पीसीआर को सबके पास इंटरनेट है, चेक कर लेंगे। हमारे यहाँ पर हर साल हमारे कांग्रेस के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस बार आपको दिख रहा है क्योंकि आज चुनाव चल रहा है। सीधी सीधी बात यह है, बिहार की जनता को तो ये जवाब दे। जब उन्होंने गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ बोलने का प्रयास किया, उससे ऊपर उठे, उनकी धोती खोल दी गई। राहुल गांधी का ये ट्वीट है, मैं चैलेंज करना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, बता दीजिए सीताराम केसरी के पक्ष में राहुल गांधी ने कब पिछले 1 साल में एक भी शब्द कहा हो तो मैं मान जाऊं। डेट बताइए, ओपन चैलेंज है, नहीं बोल सकते क्योंकि दलितों का अपमान ये करते। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान इन्होंने किया था, सीताराम केसरी का अपमान करा, मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी आप उनको कह रहे थे कि पिछड़े को बना दिया डिप्टी सीएम, तो बात है सीताराम केसरी के साथ क्या किया था? राजनीति जिसने भी थोड़ी बहुत देखी समझी है वो बता देगा सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस ने क्या किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठते हैं, वो सीताराम केसरी की बात हो रही है। आप मुझे अभी की बात बताइए, आज कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंच पे इस देश के अंदर इंडिया अलायंस के मंच पे सबसे ज्यादा सम्मान मल्लिकार्जुन खड़गे का सीताराम केसरी के साथ क्या किया था? सीताराम केसरी को कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया गया, यह उनका सम्मान किया गया। इस देश के अंदर गठबंधन की सरकारें जब भी चली सीताराम केसरी को सबसे आगे रखा। आपने हमारे सामान फेंकने का इतना बड़ा भारी इशू बनाया। मेनका गांधी का जब सामान फेंका गया था सोनिया गांधी द्वारा, वो बात आप भूल गए क्या? तो ये कांग्रेस तो ये करती है, उसको भी याद रखना चाहिए। उसका मेनका गांधी का और वरुण गांधी छोटे थे तब, सड़क पे सामान पड़ा रहा था, तो कांग्रेस किस मुंह से ये बातें कर रही है? अपमान करते हैं, अपमान करते हैं। ये इन्होंने अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है। बाबा साहब को कभी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। सीताराम उनका तैल चित्र तक पार्लियामेंट प्रधानमंत्री कह रहे हैं सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। ये हकीकत है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये उस वक्त के लोगों ने देखा है, ये चीजें सब अखबारों में छपी हुई थी चीजें, उसको ये डिनाई थोड़ी कर सकते। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के पब्लिक डिबेट एडिशन में इतना ही। मेरे यंग फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार, गुड नाइट।